आज जो हमारे पास है क्लास 9th का थ्योरम 14th चैप्टर का थ्योरम नंबर 3 है। तो 14.13 से पढ़ते हैं, यानी मींस दैट थर्ड थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 14। इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर का मतलब क्या है और इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और इंटरनल का मतलब ये है कि ट्राइंगल के अंदर, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं रब कर दूंगा, ये एक ट्राइंगल है ना, तो ये वाला एंगल उसका इंटरनल एंगल है। अगर बात की जाए ये ए एंगल क्या है उसका इंटरनल एंगल है, और ये वाला एंगल उसका एक्सटर्नल एंगल है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले दो तीन चीजों का आपको पहले से पता होना चाहिए, जो समझाना चाह रहा हूं। एक आपको पता होना चाहिए ये क्या है एक्सटर्नल एंगल, और ये क्या है आपके पास इंटरनल एंगल। और बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो आपके पास 30 आपके पास ये होगा और 30 आपके पास ये होगा, मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। समझ आ गई बात? कि इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब चल गया। इसके बाद इस थ्योरम के अंदर हम दो चीजें और यूज करेंगे। एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस क्या हैं पैरेलल, और एक थर्ड लाइन इसको यूं कट कर दी जाती है, तो ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, और ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका नाम क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बेटा आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये भी पैरेलल लाइंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल का भी यूज करेंगे। और एक होता है वर्टिकल एंगल। अगर ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये तो मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग है। लेकिन अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखा जाए, तो इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल भी हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज कंग्रुएंट टू एंगल 4, और ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल। दोबारा बता देता हूं हमारे पास इस स्टेटमेंट के तहत, ताकि आपके पास आपको पता चल सके जो हमारे पास आगे यूज हो रहा है। सबसे पहले मैंने उसने कहा था कि इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाला एंगल, एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाहर वाला एंगल। उसमें इंटरनल कहा है, तो ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल है बाइसेक्टर मीन क्या है? बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस के ये एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो ये तो थी आपके पास, सिर्फ आपके पास कुछ समझाना। अब हम उस स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा? तो जैसे आप मैंने बताया कि आपके पास जो स्टेटमेंट होगी वहां पर उस डायग्राम नहीं दी हुई होगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, इसी को देख के आपने डायग्राम को बनाना है। तो अब हमें यहां से पता चला है, देखें, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इट मींस दैट सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। साइड्स पे थोड़ा सा फर्क रखना पड़ेगा हमें, रख दिया हमने। ये आपके पास है ए, बी और सी। अगर ट्राई बेस्ट के आपके पास नेम वैसे दे दूं, ताकि जैसे आपने बुक के अंदर याद करने हैं, ए बी सी ऐसे ही दिए। ठीक है, अब ये हमारे पास उसका इंटरनल एंगल हो गया। ठीक, और इंटरनल एंगल को क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, उसके सामने आके इधर आके मीट किया, इसे हम कहते हैं डी। ठीक है, अब गिवन के अंदर हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा बेटा? गिवन के तरफ कहेंगे अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी है, उसमें क्या है? ये एडी जो है
AD is the bisector of an angle A। क्या कौन सी लाइन आप बताएंगे कि AD is bisector of an angle A, ठीक है, meets BC at point D, यानी BC को कहां जाके मिल रही है? D पॉइंट पे। तो अब हम क्या कहेंगे? मीट्स BC, लाइन BC के ऊपर एट पॉइंट D। यहां तक हमारे पास गिवन है। अगर इस गिवन में आपके पास कोई पॉइंट अभी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसने कहा था हमने वही कुछ किया, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। हमने बता दिया कि ट्राइंगल ABC उसमें क्या है? AD लाइन, ये जो सीधी लाइन आ रही है AD, ये आपके पास बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। और सामने BC पे जाके मिलता है कहां पे? पॉइंट D पे। आगे बात करता है वो क्या? डिवाइड्स द साइड। ये टू प्रूफ की तरफ जा रहे हैं हम। टू प्रूफ के अंदर हमें क्या बात करते हैं? टू प्रूफ की बात को हम थोड़ा समझेंगे भी सही और उसके बाद एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। वो कहते हैं डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट। इसके एंगल के अपोजिट साइड ये है ना, डिवाइड हो रही है ना। अब उसने बाइसेक्टर का लफ्ज यूज नहीं किया, उसने कहा डिवाइड करते। डिवाइड किसी भी रेशियो से कट कर सकती है, एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी भी हो सकती है। अब उसने कहा डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो, लेकिन इसमें रेशियो होगी। क्या रेशियो होगी? ऑफ द लेंथ द साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी वो दो साइडें जिनके साथ वो एंगल बना है, जिसको हमने बाइसेक्ट किया है, उनमें वही रेशियो होगी। क्या मतलब? देखो ये साइड आपके पास है बेटा जी AC, ऐसे है ना, और ये साइड क्या है? AB। इनमें से कौन सी साइड बड़ी है? AC और AB में से AC बड़ी है, ठीक है। अब ये जो लाइन कट कर रही है, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सी साइड बड़ी है? BD बड़ी है या ये DC? CD। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये दो साइडों में रेशियो का फर्क है ना, ये साइड छोटी और ये साइड क्या है? बड़ी। तो इसी तरह से इसके सामने वाली साइड ये छोटी होगी और ये वाली साइड बड़ी होगी। बात समझ आई? यस सर। कि आपके पास वो कहते हैं कि जो आपके पास, यही दोबारा बता देता हूं कि डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो डिवाइड की गई है इन द रेशियो, उस रेशियो के साथ द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, जिन दो साइडों के साथ वो एंगल बना है। और ये दो साइड एंगल बना रही है AC, AD और AD। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? रेशियो में जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अगर छोटी साइड से लिखोगे तो आप यूं लिखोगे कि BD रेशियो आपके पास BC इज इक्वल टू, इसके साथ कौन सी साइड है सामने वाली? ऊपर AB रेशियो AC। ये हमने प्रूफ करके देना। जाने बात क्लियर? यस सर। बेटा आपके पास जैसे मैंने बताया था, हर हमारे पास थ्योरम की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास थोड़ी चेंज होती है, तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज है। ये आपके पास एक लाइन है पैरेलल DA, बिल्कुल सेम इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास दोनों के दरमियानी फासला हमेशा सेम रहे, बेशक टर्न भी हो लेकिन फासला सेम। जैसे रेलवे ट्रैक की दो लाइनें होती हैं, लाइन का रेलगाड़ी टर्न भी ले रही होती है लेकिन दोनों का फासला क्या होता है? हमेशा सेम है। ऐसे है ना, ये आपकी कार के जैसे पिछला टायर है, ये अगला टायर है, चाहे टर्न भी ले रहा होगा तो दोनों के दरमियानी गैप है वो सेम रहेगा ना। तो लाइंस पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन लेंगे, यानी जैसे ये जा रही है थोड़ी सी तिरछी, तो हम ऐसे ही एक लाइन बनाएंगे, ये पैरेलल। ड्रा अ लाइन BE, इसका नाम क्या रख देते हैं? BE पैरेलल टू DA। कंस्ट्रक्शन यहां पे लिखता हूं, तो यहां लिख देते हैं। जहां से बेटा आप समझिए वहीं से आप मुझसे पूछेंगे। ड्रा अ लाइन, ड्रा BE लाइन, ड्रा BE लाइन पैरेलल, ये साइन क्या है? पैरेलल, पैरेलल टू DA। DA के पैरेलल लाइन हमने ड्रा की, ठीक। सो गिव अटेंशन ऑन द बोर्ड बेटा कि DA के पैरेलल हमने BE लाइन ड्रा की। उसके बाद क्या किया? CA लाइन को हमने बढ़ाया और इस तरह से बढ़ाते गए जब तक ये लाइन जाके इसमें सामने E के साथ मिल नहीं गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? CA प्रोड्यूस, यानी CA को हमने बढ़ाया, मीट एट पॉइंट E।
फिर हमने क्या किया, CA प्रोड्यूस बीट एट पॉइंट BA BE एट पॉइंट E, जो कि BE लाइन को जाके मिली एट पॉइंट E पर, यानी उसको वहां तक बढ़ाया, उसको BE पे जाके मिली, और इसके नाम हम थोड़ा सा नेम ऑफ द एंगल रख देते हैं। और नेम ऑफ द एंगल हमारे पास क्या बन जाते हैं कि अपनी तरफ से इसका नाम देते हैं नेम ऑफ द एंगल। इसका एंगल का नाम हम क्या रख देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4 एंड नेम द एंगल। अगला पॉइंट क्या रख देते हैं, नेम द एंगल। एंगल के नेम हमारे पास आ गए 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड आपके पास एंगल 4। बस अदरवाइज 1 इसे लिख रहा हूं शॉर्टकट, वरना अदरवाइज इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल CAD और इस एंगल को पढ़ेंगे 3 को पढ़ेंगे एंगल BAB। तो इतना बड़ा पढ़ने की बजाय, लिखने की बजाय हमने शॉर्टकट नेम उसके रख दिए। यहां तक बात समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं उसी बात पे, स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर। जो चीजें हम लिखते जाएंगे साथ साथ उसके रीजन बताते जाएंगे, इसकी रीजन क्या है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास उम्मीद है कि मुझे समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप सवाल प्रिंट कर सकते हैं दरमियान में, ठीक है बेटा। अब आपके पास पहली बात जो हमने यहाँ पे कहनी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि DA और BE दोनों क्या हैं, पैरेलल। कि DA पैरेलल टू आपके पास क्या है BE। अगर DA पैरेलल टू BE है तो हम ये बात पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। इसकी रीजन क्या है, 1 और 2 सेम होंगे। इस एंगल को क्या कहते हैं, corresponding या अल्टरनेट, corresponding एंगल्स। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज़ दे आर corresponding एंगल, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है, corresponding angles, that is reason। ठीक है, अब ये हमने एक दफा कहा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के दोबारा कहते हैं अगेन कि DA पैरेलल टू BE। अगेन DE पैरेलल टू BE, इसको मैं आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं, क्योंकि पहले मैंने लिया है एंगल corresponding। अब क्यों कहा है, क्योंकि अब मैं लेना चाह रहा हूं ये वाला एंगल 3 और एंगल 4, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 और ये अल्टरनेट एंगल, गुड। एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, और रीजन इसकी क्या है, अल्टरनेट एंगल, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इसके अलावा इसकी रीजन आप बताएं। एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हैं, इसकी रीजन क्या होगी, गुड। गिवन में कैसे पता चलेगा, देखो बेटा, गिवन में इसलिए पता चलेगा कि यहां पे हमने कहा था बाइसेक्टर, जैसे आप कह रहे हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये मैंने आपको बताया था, जैसे उसमें डायग्राम बना के भी, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी क्या होगा 30 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, बाइसेक्टर। अब आपकी ज़मानत का इम्तिहान लेता हूं, इन तीनों इक्वेशन में से देख के बताओ कौन से इक्वल है। 1 2 के इक्वल है, एंड 3 4 के इक्वल है, और 1 भी 3 के इक्वल है। कोई और किसी के इक्वल हो सकता है? 1 और 2 तो पहले से हम लिख दिया इक्वल है। फिर 1 2 के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, 3 के भी इक्वल है, ठीक। तो फिर और 3 किसके इक्वल है, 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4? यस सर। मुझे यही बात पहले बताएं, अगर मैं यहां पे लिखूं एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4, क्योंकि मुझे इन दो का बराबर करना है, 2 और 4। अब देखिए कैसे हमने किया, मैं आपको बताता हूं। देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। और आप में के पास 1 किसके इक्वल है, यहाँ पे 3। इसका मतलब है 1 अगर 2 के इक्वल और 1 3 के इक्वल, एंगल 2 और 3 भी तो इक्वल होंगे ना। यस सर। कि एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू एंगल आपके पास 3, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब यहां से देखें, एंगल 2 3 के इक्वल भी है, और एंगल 3 किसके इक्वल है,
तो 2 और 4 भी तो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मैं इसके एग्जांपल यूं देता हूं, आपके पास मैं कहता हूं नुमान और हमाद के नंबर क्या है? इक्वल है। और हमाद के नंबर किसके इक्वल है? उमैर के। तो नुमान एंड उमैर के मार्क्स क्या होंगे? इक्वल। यही बात है जैसे मैंने आपको बताया ना कि नुमान के मार्क्स किसके इक्वल है? हमाद के। और हमाद के नंबर किसके इक्वल है? उमैर के। तो कह सकते हैं इक्वल कि नहीं? तो यहाँ पे आपने रीजन क्या लिख देना है? फ्रॉम इक्वेशन 2 3 के और 3 4 के, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। और ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, ये बात आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद क्या था मेन, ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाए। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या बन रही है? AB। साइड की बात की जा रही है। एंगल 2 के अपोजिट साइड आपके पास बन रही है AB। तो आप कह सकते हैं कि AB कांग्रुएंट है किसके? 4 के अपोजिट क्या है? AE। और रीजन क्या आ जाएगी? अपोजिट साइड्स ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स। क्या रीजन आ जाएगी? अपोजिट साइड्स ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स। कांग्रुएंट एंगल्स, अपोजिट साइड ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स। अब जब आपने यहां तक कर दिया तो अब आपके पास थोड़ी देर के लिए देखें, अगर ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और ये आपके पास लाइन पैरेलल है, ये लाइन मैंने कहा है ना पैरेलल, कंस्ट्रक्शन में कहा है, तो 14.11 थ्योरम पहले भी हमने ये कहा था, उसकी डायग्राम कुछ यूं थी, मैं दोबारा बता देता हूं। जो ये था तो हमने ये कहा था कि A आपके पास B C और D E, ठीक है? हमने कहा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी रेशो आपके पास बराबर होगी। हमने ये बात कही थी थ्योरम आपके पास 1 के 14 के AE रेशो आपके पास EC इज इक्वल टू AD रेशो DB। ये बात हमने 14 थ्योरम के फर्स्ट में ये बात की थी कि नहीं की थी? ठीक है। जब ये बात की है तो बेटा अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप इस लाइन को हटा दें, अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं एक सेकंड आपको समझाने के लिए, तो ये साइड टेढ़ी होके वही बन रही कि नहीं बन रही? इस ट्रायंगल को रोटेट करें तो फिर क्या आएगा? क्या चीज किसके इक्वल होगी? और से दोबारा बताता हूं। देखो ये आपको याद है ना, हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये था। इस ट्रायंगल को थोड़ा आप रोटेट करें, यूं आपके पास यूं रोटेट करें, ये शेप बनते कि नहीं बनते? जैसे उसने कहा था कि AE रेशो CE, तो यहां क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास A की जगह क्या है? C। तो हम क्या कहेंगे? CA रेशो, क्या कहेंगे? CA रेशो आपके पास AE इज इक्वल टू आपके पास, जैसे यहाँ ये दूसरी साइड थी, ये साइड यहाँ क्या आ जाएगी? CD रेशो DB। CD रेशो DB। और इसके रीजन में क्या लिख देंगे? आप इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपके पास लिख देता हूँ 14.11। बुक के अंदर भी 14.11 लिखा हुआ है, लेकिन फिर 14.11 आपने ये लिखना, आपने स्टेटमेंट लिखनी है। The line parallel to one side intersecting the other two sides divides them proportionally। आपने वो स्टेटमेंट पूरी लिख देनी है, ठीक है? और हमने प्रूफ जो करना है उसको भी देखते चले। उस प्रूफ के तहत हम जा रहे हैं कि DB is equal to DC और हमारे पास AB रेशो AC, और हमारे पास कौन सी चीज है जो हमारे पास सेम नहीं आ रही? AD और ED हमारे पास पैरेलल हो गया, BD रेशो DC, ठीक है, और AB रेशो AC। सुनिए ना, अब हमारे पास ये BD रेशो BC, ये हमारे पास सेम है, इसको वैसे हम यूं भी लिख सकते हैं। BD रेशो आपके पास DC, इसको चेंज करके दोनों को उलट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AE रेशो AC, यूं भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं इनवर्टेंडो थ्योरम कहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो सिर्फ चेंज करने वाली चीज है AB है। AB की जगह हमारे पास क्या है? AE। हम ये बात पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं कि नहीं कर चुके कि AB और AE दोनों क्या हैं?
इक्वल है। तो इस ए ई की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ पे आप लिख देंगे आपके पास बी डी ओवर बी सी इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी रेशो ए सी, और रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन आपके पास 5, और हमारे पास जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। ये हमारे पास थ्योरम था। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन कंसेप्ट देने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो वाला फिर क्लियर। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राइट कर लीजिए।